Hello students, this is Chiranjit Malli and today we will study about the structure of a small intestine and with their associated accessory glands. Okay, आज हम लोग जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स के स्ट्रक्चर और उनके साथ जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जिन्हें हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप से बना हुआ है। एक तो होता है एलिमेंट्री कनाल जो कि बकल कैविटी से लेकर पूरे एनस तक फैला हुआ है, और दूसरा क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो उन एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस डायग्राम पर नजर डालो, देखो ये इसोफेगस से होता है वो स्टमक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टमक जैसे ही खत्म होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को पार करते हुए कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में। ठीक है, ये देखो यहां से यहां तक ये पूरा डिओडिनम है। ठीक है, ये पूरा डिओडिनम है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एंटर कर रहा है तो हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, कौन कौन सा, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है। समझ में आ गया, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। जो जो अंडरलाइन कर दे रहा हूं उन्हें खास तौर पर देखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। Duodenum, jejunum and ileum, these are the 3 parts through which the small intestine is composed of. फिर सेकेंड पॉइंट है द पार्टली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू डिओडिनम इज कॉल्ड काइम। तो काइम के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि बोलस क्या था। बोलस जो हम लोगों ने अपने बकल कैविटी में फूड को च्यू किया था, यानी कि चबाया था, है ना, उस च्यूड फूड को, चबाए हुए फूड को जब वो बकल कैविटी से स्टमक में आता है, ठीक है ना, बकल कैविटी से स्टमक में आते हुए चबाए फूड को हम लोग क्या कह रहे थे, बोलस। ठीक है, बोलस अब क्या हुआ, स्टमक में आया। स्टमक में क्या हुआ, उसका पार्टली डाइजेशन हुआ। स्टमक में उसका पार्टली डाइजेशन हुआ। कैसे कल डाइजेशन हुआ था वो मैं कल बता चुका हूं। तो उस पार्टली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, स्टमक में जो 5 से 6 घंटा वो बिताया और पार्टली डाइजेस्ट हुआ उस एसिडिक फूड को, क्योंकि स्टमक में तो पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में था वो फूड। ठीक है, स्टमक में वो फूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में था, इसीलिए वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर का वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड, उसी को हम लोग अब नाम देंगे काइम। अब उसको बोलस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बोलस तब था जब वो बकल कैविटी से कहाँ आ रहा था, स्टमक में। अब जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइम। ठीक है, अब उसको बोलस नहीं कहा जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये जान चुके हम लोग। अब तीसरा पॉइंट है मेजरली डाइजेशन अकर्स इन डिओडिनम एंड एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम एंड इलियम। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, इसे तो रट लेना अच्छे से, है ना। डिओडिनम सबसे पहला पार्ट, ठीक है, जैसे ही स्टमक खत्म हुआ, स्टमक खत्म होते ही जो सबसे पहला पार्ट मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, डिओडिनम। ये डिओडिनम मिलेगा ना। डिओडिनम में ही मेजरली डाइजेशन होता है, अधिकतर फूड का डाइजेशन डिओडिनम में ही होता है। ठीक है, और बाकी जो 2 पार्ट बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम और इलियम, इन दोनों में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों काम में लगा रहता है, एक तो तुम्हारा डाइजेशन और डाइजेशन के बाद का जो स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 5 स्टेप में होता है ना न्यूट्रिशन पूरा, कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, 5 स्टेप में होता है। तो डाइजेशन वाला पार्ट जो है, तुम्हारा इंजेशन तो बकल कैविटी से हुआ, ठीक है, और डाइजेशन वाला पार्ट जो होता है कुछ हुआ स्टमक में पार्टली और कुछ हुआ डिओडिनम में। ठीक है ना, डिओडिनम तक डाइजेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद जेजुनम और इलियम में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम और इलियम में, और डिओडिनम में क्या होगा, डाइजेशन होगा। याद रखना इस पार्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट।
डिओडिनम क्या होता है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यू शेप्ड। वैसे तो हम लोगों को यहाँ सी शेप्ड दिख रहा है, लेकिन बुक्स में यू शेप्ड लिखा रहता है, इसीलिए तुम लोग भी यू शेप्ड याद रखना। स्टमक को जे शेप्ड कहा जाता है, जे शेप्ड सैक, और इसको यू शेप्ड कहा जाता है, ठीक है। 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स ओपन हेयर, लीवर, बाइल एंड पेनक्रियाज। डिओडिनम में 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स खुलते हैं, क्या क्या, लीवर, बाइल और पेनक्रियाज। ये देखो, ये लीवर है, ये बाइल डक्ट, सॉरी यहां पर बाइल नहीं, यहां गॉल ब्लैडर होगा। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, ये तीनों एसेसरी डक्ट्स कहां खुलते हैं, इसमें डिओडिनम वाले पार्ट में। 3 एसेसरी डक्ट्स डिओडिनम वाले पार्ट में खुलते हैं, ठीक है। लीवर जो होता है वो बाइल बनाता है, और वो बाइल जाकर स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। ये गॉल ब्लैडर और लीवर जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, गॉल ब्लैडर का ये डक्ट और लीवर के ये डक्ट, ठीक है ना, जहां पर मिलते हैं आपस में, उस जगह को क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। कॉमन बाइल डक्ट क्यों, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। ये वाला डक्ट यहां से यहां तक दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला डक्ट यहां भी जाता है और यहां भी जाता है, इसीलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे, यहां से यहां तक कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये इन सब डक्ट्स का भी नाम है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए, अभी उनको अगर रटवाया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसको कॉमन बाइल डक्ट कहा जाएगा, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट किसे कहेंगे, द कॉमन डक्ट इन विच द गॉल ब्लैडर एंड द लिवर ओपन्स, ठीक है ना। वो कॉमन डक्ट जहां पर लिवर और गॉल ब्लैडर आपस में मिलते हैं, उस डक्ट को हम लोग कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहां से यहां तक हो गया कॉमन बाइल डक्ट। अब ये है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से भी डक्ट निकलेगा, ये भी अपना सिक्रीशन जो है, देखो खाना जो है, जो हम लोग फूड खा रहे हैं, वो फूड यहां से होते हुए, यहां से पास होते हुए इधर से पास होगा ना, इधर से पास होते हुए जाएगा, ठीक है। वो ना तो पेनक्रियाज में जाएगा, ना गॉल ब्लैडर में गया, ना लीवर में गया, ठीक है ना गॉल ब्लैडर में गया, ना लीवर में गया, ना पेनक्रियाज में गया, ठीक है। तो फिर इन लोगों का सिक्रेशन कैसे पहुंचेगा खाने तक, वो इस रूट से ना, इस रूट को या रोड को क्या कहेंगे, डक्ट, ठीक है, डक्ट कहते हैं इसको। इस नली के थ्रू वो अपना सिक्रेशन को यहाँ भेजता है खाने तक, फूड तक। समझ में आ रहा है, हाँ। तो पेनक्रियाज का जो डक्ट है, जहां पर इस कॉमन बाइल डक्ट से मिलेगा, ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज के डक्ट भी यहां पर आपस में मिल रहे हैं, तो इस जगह को हम लोग बोलेंगे हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, है ना। हिपैटिक, ये सब वर्ड जहां मिलता है उसका मतलब हो कि लिवर का बात हो रहा है, ठीक है ना। हिपेटाइटिस बोलते हैं ना, हिपेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन लिवर, ठीक है। हिपैटिक हो या हिपैटो हो, ये वर्ड जहां भी मिलेगा सोच लेना कि वहां पर लिवर के बारे में बात हो रहा है। इसी तरह जहां पर गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक बात हो रहा है, इसका मतलब स्टमक का बात हो रहा है, ठीक है। उसी तरह कार्डियो या कार्डियक का बात हो, यहाँ पर उसका मतलब हार्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे कि उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि किस ऑर्गन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो मतलब एक डक्ट जो है वो लिवर से आ रहा है, और पेनक्रियाटिक मतलब एक डक्ट जो पेनक्रियाज से आ रहा है, यानी कि लिवर का डक्ट प्लस पेनक्रियाज का डक्ट दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। ये डक्ट देखो लिवर से आ रहा है, और ये डक्ट कहाँ से आ रहा है, पेनक्रियाज से आ रहा है, इसीलिए हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इसको बोलेंगे। और ये वाले डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट, समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अब इन लोगों में से क्या क्या चीज निकलेगा, क्या क्या आएगा, कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, वो हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट मतलब ये तीनों का डक्ट आपस में मिलकर कहाँ आ जा रहा है, इस डिओडिनम में आकर खुल रहा है,
देखो गॉल ब्लैडर का और लीवर का डक्ट पहले ही यहाँ पे मिल गया, अब फिर दोनों का सिक्रेशन यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पर पेनक्रियाज का भी डक्ट मिल गया, मतलब तीनों डक्ट आपस में मिल करके अपने सिक्रेशन को कहाँ डाल दे रहे हैं, इस डिओडिनम में, ठीक है, डिओडिनम में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि तीनों डक्ट किस तरीके से खुल गए हैं डिओडिनम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लीवर के बारे में भी और गॉल ब्लैडर के बारे में भी और पेनक्रियाज के बारे में भी। देखो लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब में लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो लीवर है, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है, देखो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है, तो फैट को डाइजेस्ट करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इमल्सिफाई करना पड़ता है, ठीक। जैसे बाकी जितने भी चीज़ हैं वो तो पानी में घुल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी घुलता है ना, मतलब वाटर सॉल्यूबल होता है, प्रोटीन भी वाटर सॉल्यूबल होता है, लेकिन जो फैट होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है ना। फैट देखे हो ना, वो ऑयली होता है, सो ऑयली चीज़ वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इमल्सिफाई करना पड़ता है। कपड़े पर ऑयल का दाग या फैट ऑयल भी एक फैट ही है, तो ऑयल का स्टेन जब लगता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सिर्फ अगर पानी से धोएंगे तो वो जाएगा, नहीं जाएगा। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, उस ऑयल को इमल्सिफाई करना पड़ता है। और इमल्सिफाई हम लोग करते कैसे, उसको डिटर्जेंट के थ्रू या फिर साबुन के थ्रू हम लोग उसको इमल्सिफाई करते हैं, ठीक है। इमल्सिफाई करने से क्या होता है, उसमें मिसल्स बनते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का रिएक्शन यहाँ भी होता है। तो फैट को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है क्योंकि वो वाटर इनसॉल्यूबल है, पानी में घुलता नहीं है। तो उसको कैसे किया जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको इमल्सिफाई करना पड़ता है। सो इमल्सिफाई कौन करेगा, इमल्सिफाई करेगा बाइल। बाइल क्या करेगा, पहले तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा और फिर उसको इमल्सिफाई करेगा ताकि वो वाटर सॉल्यूबल बन जाए, ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल हो सके, तभी उसका डाइजेशन सही ढंग से हो सकेगा। तो बाइल का काम है, बाइल का क्या काम है, फैट को इमल्सिफाई करना। समझ में आ रहा है। सो इट प्रोड्यूसेस बाइल, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट डाइजेशन में मदद करता है। फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, याद रखना, फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक। फैट को डाइजेस्ट एक दूसरा एंजाइम करेगा जिसको हम लोग लाइपेज बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। इन फीटल स्टेज आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड हियर, लीवर में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, कब, फीटल स्टेज में। जन्म से पहले आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर में होता है, जन्म से पहले आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर में होता है। लेकिन जन्म के बाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग का आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में, ठीक है। अभी हम लोगों का आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, लेकिन जन्म से पहले उस बच्चे का जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लीवर जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में भी मदद करता है। लीवर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में भी मदद करता है। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है, जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनरेट करना, बनाना, और लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना, टूटना, ठीक है ना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले बता दिए हैं कि हम लोगों के बॉडी में जितना ग्लूकोज बनता है, हम लोगों के बॉडी में जितना ग्लूकोज बनता है, जिस तरीके से प्लांट में जो खाना बन रहा था ना, प्लांट्स में जो खाना बन रहा था, फूड वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उस प्रोड्यूस्ड फूड को अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम, तो उसको क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ना, ताकि एडवर्स कंडीशन होने पर उसे वो यूज कर पाए, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोगों में भी होता है कि अगर हम लोगों के बॉडी में जो ग्लूकोज बन गया वो अगर इमीडिएटली यूज नहीं हुआ तो उसको क्या किया जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं। हम लोगों का जो टिश्यू है वो स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पहले ग्लूकोज बनता है ना,
जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो ग्लूकोज जो बनता है वो ग्लूकोज अगर इमिडिएटली कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तो उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर कैसे होता है? सबसे पहले उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। सो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और वो कहां पर होता है? लिवर में, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो खाना है वो स्टोर हो जाता है यहाँ पर। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? अब मान लो कि किसी को उपवास रहना है ना, या फिर भूखे रहना है 2-3 दिन तक, तो ये ग्लाइकोजन, उस वक्त तो ग्लूकोज बनेगा नहीं बॉडी में क्योंकि खाना ही नहीं जा रहा है ना, तब ये जो ग्लाइकोजन बन चुका है और स्टोर है लिवर में, है ना, ग्लाइकोजन जो स्टोर है लिवर में वो क्या होगा? टूटना शुरू होगा। ग्लाइकोजन टूटेगा और टूटने के बाद ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ताकि बॉडी के ग्लूकोज का जो नीड है वो पूरा हो सके। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। आगे समझ में? तो ये काम होता है लिवर में। फिर आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टोर्स द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं होता है। ये क्या करता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा थैली टाइप का, वो क्या करता है? बाइल जो प्रोड्यूस किया लिवर है ना, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर जो बाइल प्रोड्यूस किया उसको वो बस स्टोर करके रखेगा, ठीक है, यहाँ पर स्टोर होके रहता है, ठीक। बाइल प्रोड्यूस होने के बाद, लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ, वो आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। अब जब हम लोग खाना खाएं और उसमें जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का टाइम आएगा, तब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा? पर जो बाइल जमा हुआ है उसे वो रिलीज करेगा ताकि वो फूड तक पहुंच पाए और उसमें जो फैट है उसको वो डाइजेस्ट इमल्सिफाई कर पाए, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का इतना ही काम है। अब तीसरा एक बच गया, पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में लिखते हैं। अब तीसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं जो डिओडिनम में खुलता है। तीसरा ग्लैंड है पेनक्रियास। 3 ग्लैंड खुल रहे थे, कौन कौन? गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास एंड लिवर, ठीक है। गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास एंड लिवर, ये 3 ग्लैंड खुल रहे थे। 2 के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब तीसरा पेनक्रियास। इट एक्ट्स एज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसे ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन पार्ट रिलीजेस इंसुलिन विच लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है वो सारे बच्चे जानते हैं। इंसुलिन इज द हार्मोन विच कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल और विच लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। ब्लड शुगर लेवल को वो कम करता है इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन पाया जाता है कहाँ पर? पेनक्रियाज में बनता है, ठीक है। अगर किसी इंसान का पेनक्रियाज निकाल लिया जाए तो उसे तुरंत क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ठीक। तो पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में सिर्फ इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन, इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम लोगों को अभी स्टडी नहीं करना है, वो हायर क्लासेस का है, ठीक है। सो पेनक्रियाज में हम लोगों को सिर्फ इंसुलिन याद रखना है क्योंकि ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। सो एक्सोक्राइन पार्ट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस। यहां से जो सिक्रेशन, पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन निकलता है उसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, है ना। स्टमक से जो सिक्रेशन रिलीज हो रहा था, स्टमक से क्या क्या रिलीज हो रहा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे थे? गैस्ट्रिक जूस। उसी तरह पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन रिलीज होगा उसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारा कुछ होगा, है ना। ट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, ये सारे के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे क्या क्या होगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ याद रखो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है विच इज अल्कलाइन इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक पीएच ऑफ काइम। अब यहाँ से जो काइम आ रहा है, काइम तो एसिडिक है ना। एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का
मात्रा होगा, है ना। यहाँ से काइन जो आ रहा है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा होगा, और क्योंकि मैंने बताया था कि स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से वो HCl जो है वो डिओडिनम के जो टिश्यूज हैं उन सबको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं वो रोक चुके हैं, ठीक है ना, उन्होंने रोक लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यहाँ पर स्फिंक्टर्स जो है वो रोक लिए हैं। लेकिन यहाँ से जो फूड आ रहा है, यहाँ से जो फूड आ रहा है उस फूड में भी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट होगा, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकते हैं, इस डिओडिनम के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं ना। तो उस डैमेज से बचाने के लिए सबसे पहले उस एसिड को क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत कॉमन है। NaOH प्लस HCl क्या हो जाता है, NaCl बनता है, वाटर बनता है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो अल्केलाइन या बेसिक इसको बोलते हैं। बेसिक और अल्केलाइन एक ही चीज होता है, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, अल्केलाइन होता है, जिसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं ना। पैनक्रियाटिक जूस इज अल्केलाइन और बेसिक, जिसका pH जो है वो 7 से हाई होता है। तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक नेचर को उसको खत्म कर देता है, ठीक है, ताकि वो डिओडिनम के टिश्यूज को डैमेज ना कर पाए। और यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, पैनक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम्स है वो बेसिक pH पर ही काम करते हैं। तो उस बेसिक pH पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर मान लो कि ये बेसिक ना होता और यहाँ से ये एसिडिक फूड आता तो उसके ऊपर वो एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये फूड एसिडिक है ना। और उन एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए बेसिक pH, है ना। यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज इसीलिए काम नहीं कर पाया था, क्यों, बेसिक एनवायरनमेंट नहीं मिला था, है ना, उसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पर वो काम नहीं कर पाया था। एसिडिक एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही एंजाइम काम कर पाया था, कौन, पेप्सिन, है ना। पेप्सिन ही यहाँ पे काम कर पाया था, यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज काम नहीं कर पाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर का जो pH है वो एसिडिक है। यहाँ पर लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में जितने एंजाइम्स है ना वो बेसिक pH पर ही काम करेंगे, और बेसिक pH पर काम करने के लिए इस फूड को भी बेसिक होना होगा। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो बेसिक होता है। वो क्या करता है, उस फूड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। और पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम नहीं होता, बहुत सारा वेराइटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। उन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और हर एक एंजाइम का फंक्शन भी पढ़ेंगे कि उन एंजाइम्स का काम क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जेजुनम एंड इलियम, ये दोनों पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, दो पार्ट जो बच चुके हैं, है ना, जो बच गए थे, जेजुनम एंड इलियम। एक के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, डिओडिनम, है ना। बाकी जो बच गए हैं जेजुनम एंड इलियम, ये लोग क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड पार्ट्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का यही एक पार्ट है जो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखता है, बाकी जितना पार्ट है वो हाईली कॉइल्ड रहता है, इस तरीके से पूरा मतलब उलझा हुआ सा रहता है ना। उसे समझना बहुत ही मुश्किल है, कभी भी डायग्राम में देखे होगे तो देखना कि पूरे उलझा हुआ रहता है उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। सो ये हाईली कॉइल्ड पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम किसी बच्चे को बनाने दिया जाए तो सबसे आसान होता है स्मॉल इंटेस्टाइन बनाना, क्योंकि वो काफ़ी उलझा हुआ है। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी वो काफ़ी आसान लगता था, क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ इस टाइप से करना होता था। उलझा हुआ है तो कहीं से भी घूम सकता है ना। सो सबसे आसान पार्ट है ड्रॉ करने का। सो हाईली कॉइल्ड पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे कॉइल्ड पार्ट है, इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। यहाँ तक जो था वहां पर तक सिर्फ डाइजेशन हो रहा था, है ना, डिओडिनम तक सिर्फ डाइजेशन हो रहा था। बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दो पार्ट बच गया, जेजुनम और इलियम, इन दोनों में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन नहीं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। So the inner lining of small intestine has finger-like projection called villi. ठीक, जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग होगा, इनर पार्ट होगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है,
इसका जो इनर लाइनिंग है, इस टाइप इधर वाला लाइनिंग है, उसमें क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसे मैं रिस्क करता हूं, ठीक है। The inner lining of small intestine has finger-like projections called villi. Villi again bears the microvilli. ठीक है, villi and microvilli increase the surface area of small intestine so that absorption can take place well. यहाँ देखो इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम लोग अच्छे से बड़ा करके दिखाते हैं, देखो तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बोल रहा है कि इसका जो इनर लाइनिंग होता है यानी कि जो इंटरनल पार्ट है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली की तरह निकला हुआ इस टाइप से। इसका जो इनर पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है इसका इंटरनल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों होता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, अब डाइजेशन होने के बाद अब उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना, एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो डाइजेशन सबसे ज़्यादा कराया स्मॉल इंटेस्टाइन से, सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर छोड़ दिया है ये लोग, देखो, क्योंकि स्टार्च का थोड़ा सा डाइजेशन हुआ था माउथ में 30%, उसके बाद बाकी छोड़ दिया दूसरे के भरोसे। यहाँ पर आए स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है ना, वो भी पार्टली, फिर वो भी भेज दिया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, यानी कि सारा का सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर डाल दिया जाता है, इसीलिए बाकी जितना भी डाइजेशन हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, है ना, इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब डाइजेशन होने के बाद इसी को फिर एब्जॉर्प्शन भी करना है, सो एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, अगर उसको टाइम ना दिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा खाने का, ठीक है, खाने का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं विलाई, ठीक है। मैं तो कहता था विल्ली, ठीक है, विल्ली कहता था, बहुत सारे बच्चे भी आजकल कहते हैं विल्ली, है ना, जो कि काफ़ी फनी लगता है। मैं भी बहुत दिनों तक विल्ली ही कहता रहा, लेकिन बाद में पता चला वो विल्ली नहीं विलाई है, ठीक। सो विलाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट का जो सरफेस एरिया है उसको एनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है उसके सरफेस एरिया को, कैसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे मिल पाए, उस खाने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करा पाए। देखो अगर ये प्लेन रहता, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है तो खाना आएगा और बहुत तेज़ी से यहाँ से पार होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया उसको तो एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसमें इनर लाइनिंग में इस तरीके के फोल्ड्स हैं तो फिर क्या होगा, खाना इधर से आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे करके इस खाने को यहाँ से पार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को मिल जाएगा खाने का अब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस खाने को एक ही बार में आसानी से पार होने की जगह क्या करता है, इसको धीरे धीरे पास होने के लिए देता है, ठीक है ना, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल पाए अब्जॉर्प्शन करने के लिए। समझ में आया? इसीलिए इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में विलाई होता है जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो सही ढंग से हो पाए, ठीक है। इसके सरफेस एरिया को और अच्छे से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए इसमें क्या होता है, ये जो विलाई है ना, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा जाए तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी छोटे 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 इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे इस टाइप के होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो विलाई तो बढ़ा ही दिया था, और ये जो छोटे छोटे विलाई के ऊपर हैं वो
और ज्यादा बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया को, ठीक ना। मतलब खाना यहाँ से पार होगा, यहाँ से जब पार होगा तो इधर से फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इस टाइप से पार होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है ना, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है और अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो क्योंकि इसका नाम विलाई था, और तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोविलाई। ये विलाई तो ये माइक्रोविलाई, माइक्रो मतलब छोटा विलाई, ठीक है ना। इसका नाम विलाई था, बड़े वाले का नाम, तो छोटे वाले का नाम माइक्रोविलाई। समझ में आ गया। सो विलाई और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट एब्जॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस वेल, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो यहां तक आ गया समझ में। अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ये जो विलाई देख रहे हो है ना, इस विलाई में इस टाइप से एक रहता है, ये जो खाना अब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, यहां से मान लो कि फूड आ रहा था, फूड अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, इसको वो अब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ से ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड बह रहा है। तो ब्लड वेसल्स बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है ना, छोटे छोटे कैपिलरीज में बढ़ जाता है। ये कैपिलरीज है ना, यहाँ पर इन कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड क्या करता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, इन ब्लड के अंदर आ गया, और ब्लड के अंदर होते हुए इन कैपिलरीज से होते हुए ये मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है ना। मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हुए ये हर एक सेल तक पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो हर सेल तक जा रहा है। तो इस तरह डाइजेस्टेड फूड हर एक सेल तक पहुंच जाता है। क्योंकि ये जो विलाई देख रहे हो ना, विलाई में बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होता है ना, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसको मेन ब्लड स्ट्रीम से जोड़ देता है ना। ये देखो पूरा मेन ब्लड स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जितने भी ब्लड कैपिलरीज निकल रहे हैं सारे मेन ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए हैं। तो ये मेन ब्लड वेसल्स पूरे ब्लड वाले फ्लो से होते हुए हर एक सेल तक पहुंचा देता है। इस तरह पेट में जो खाना बना था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हुआ, वो हर एक सेल तक, हाथ पैर मुंह कान नाक हर जगह पर पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि ब्लड हर जगह जाता है, तो वो हर एक सेल तक पहुंचा दिया, ठीक। लेकिन इसे अलग कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, ये किनारे किनारे जो रेड कलर से देख रहे हो वो तो ब्लड वेसल है ना, वो बाकी सबको डाइजेस्ट कर। लेकिन ये जो है बीच वाला, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या करता है, ये जो डाइजेस्टेड फैट है, फैट का डाइजेशन करना भी मुश्किल है, उसका एब्जॉर्प्शन करना भी मुश्किल है, ठीक है ना। इसीलिए फैट कम खाने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्ब करना दोनों मुश्किल है, ठीक। तो ये लैक्टियल है। लैक्टियल क्या करता है, लैक्टियल फैट को अब्सॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल बना होता है लैक्टियल, ठीक है ना। बाकी जितना भी डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, वो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट हुआ, वो सारा कुछ क्या हो गया, चुपचाप इस ब्लड कैपिलरी से होते हुए, ब्लड वेसल से होते हुए मेन स्ट्रीम तक पहुंच गया। लेकिन ये जो फैट होता है वो बड़ा जिद्दी होता है, उसके लिए फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टियल। इसे हम लोग कहते हैं लैक्टियल, ठीक है, लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल क्या करता है, ये स्पेशल बना होता है डाइजेस्टेड फैट के लिए। ये फैट क्या, जो डाइजेस्टेड फैट है वो यहां से अब्सॉर्ब होता है, और यहां से अब्सॉर्ब होने के बाद तब जा करके मेन ब्लड स्ट्रीम में आता है। इस तरीके से वो कैपिलरीज क्योंकि पतला है ना, कैपिलरीज काफी थिन होते हैं, काफी पतले होते हैं, और जो फैट होता है वो मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, तो इसीलिए उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। और ये लैक्टियल थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, देख सकते हो इसका साइज है ना, वो मोटा होता है, इसीलिए लैक्टियल के थ्रू होते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है उसको। समझ में आ गया। सो लैक्टियल खासकर बना होता है डाइजेस्टेड फैट को कैरी करने के लिए। आगे समझ में।
सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द विलाई आर सप्लाइड विथ मैनी ब्लड कैपिलरीज. These capillaries absorb the digested food which are further supplied in main blood stream and reaches to each and every cell. तो विलाई जो होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को और फिर मेन ब्लड स्ट्रीम में उसको भेज देते हैं ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच पाए. लैक्टियल्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन विलाई विच अब्जॉर्ब्स द फैट. सो लैक्टियल्स जो होते हैं वो विलाई में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया और डायग्राम में भी दिखा दिया, ठीक है ना. वो फैट को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो यहां तक था हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. अब कल हम लोग पढ़ेंगे उनके फंक्शंस, ठीक. इन सारे स्मॉल इंटेस्टाइन और उनसे जितने भी एसोसिएटेड या एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उन सब का जो सिक्रेशन क्या क्या है और उन सब के फंक्शन क्या क्या है उन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो आज का लेक्चर यहीं तक. पढ़ाई करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.